मेट्रो एक समय था जब भारत की ख्याति पूरे विश्व भर में फैली हुई थी। वहीं यूरोपियन देशों के पास भारत पहुंचने हेतु 3 मार्ग उपलब्ध थे। पहला मार्ग तो ये कि उत्तरी इलाके से भारत पहुंचा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि एक तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरा तेज ठंड। दूसरा मार्ग जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो मध्य का है, किंतु इस मार्ग पर अरब के लोगों का कब्जा था और वे किसी भी विदेशी को इस मार्ग से जाने नहीं दे सकते थे। अब भारत तक पहुंचने का केवल एक ही उपाय था, समुद्र। फिर 20 मई 1498 को यूरोप के एक समुद्री यात्री वास्को डी गामा ने के समुद्री मार्ग की खोज की, जिसका नतीजा ये रहा कि हॉलैंड और पुर्तगाली देशों से लोग व्यापार करने हेतु भारत आने लगे। धीरे धीरे उन लोगों ने बड़े बड़े कारखाने खड़े करने आरंभ किए। नतीजा ये रहा कि उन स्थानों के लोग उन्हीं कारखानों से इतना अधिक सामान खरीदने लगे कि पूरी तरह उन्हीं के आश्रित हो गए तथा भारत के कुछ छोटे मोटे इलाके जैसे गोवा, दामन एंड दीव पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। 1505 में उज़्बेकिस्तान के एक लुटेरे शहंशाह बाबर ने कब्जा करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। हिंदुस्तान के सम्राट राणा सांगा ने बाबर को भगाने हेतु जंग का ऐलान कर दिया। राणा सांगा ने हिंदुस्तान की बादशाहत प्राप्त करने हेतु अनेकों संघर्ष किए थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसलिए उनकी एक आंख और एक हाथ नहीं थे और शरीर पर 80 घाव थे। पर फिर भी खानवा के युद्ध में बाबर इस युद्ध में जरा भी टिक नहीं पा रहा था। लेकिन बाबर के पास तोप और बंदूकों जैसे आधुनिक और खतरनाक हथियार थे, जिसके सामने राणा टिक नहीं पाए और वीरगति प्राप्त की। जिसके बाद बाबर ने भारत के अधिकतर इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया और उसने जो साम्राज्य स्थापित किया उसे मुगल साम्राज्य कहा जाता है। बाद में इसी साम्राज्य में हुमायूं, अकबर, जहांगीर इत्यादि बादशाह हुए और इन्होंने भारत की संपत्ति को जमकर लूटा। रही सही कसर उन्होंने जजिया कर के माध्यम से पूरी कर ली और हमारे साथ जितना बुरा व्यवहार कर सकते थे उतना बुरा किया। इस्लाम के नाम पर हमारे लोगों पर असंख्य अत्याचार किए। इसी बीच सन 1608 में अंग्रेज व्यापारियों को भारत की समृद्धि का आभास हुआ। उन्होंने हॉलैंड और पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया। गुजरात जैसे अन्य इलाकों में उनके कारखाने नष्ट किए तथा अब पुर्तगालियों की हुकूमत केवल गोवा तक ही सीमित थी। उस वक्त तक मुगल शहंशाह अकबर ने मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा तक में बसा ली थी, जिसका कारण था मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप का खौफ। लेकिन अब इन मुगलों का शहंशाह अकबर का बेटा सलीम जहांगीर था। इसी दौरान एक अंग्रेज अफसर सर थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार में पहुंचे और मुगल इलाकों में अपने नए विदेशी कारखाने स्थापित करने की अनुमति ली। जहांगीर ने उन्हें एक शर्त पर ही अनुमति दी कि अंग्रेजों की तरफ से मुगलों को कर मिलता रहना चाहिए। इस तरह कुछ सालों तक वे भारत में व्यापार करते गए, जिस दौरान उन्हें भारत की समृद्धि का पता चला तथा वे शांति से वहां व्यापार कर रहे थे। सन 1658 में मुगल शहजादे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारावास दे दिया और उसके अलावा युद्ध कर अपने भाइयों की गर्दनें उतार दी और नया और 6वां मुगल बादशाह बन बैठा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जोसाया चाइल्ड ने मुगल शहंशाह औरंगजेब से बंगाल में अपनी कंपनियां खड़ी करने की इजाज़त ली, किंतु औरंगजेब ने उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया कि आप लोगों ने पहले ही भारतवर्ष में बहुत सारी कारखाने खड़े किए हैं, हम आपको और अनुमति नहीं दे सकते। अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी स्वयं की सेना खड़ी करने की आज्ञा दी और अब इस सेना का उद्देश्य था बंगाल से मुगल शासन को समाप्त करना और अंग्रेजी शासन के अधीन करना। जो अंग्रेज अब बंगाल में कारखाने बनाकर रह रहे थे, अब उन्होंने ही मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे एंग्लो मुगल वॉर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई ये क्रांति 1686 में हुई और 1690 में मुगलों की जीत के साथ खत्म हुई।
मुगल शहंशाह औरंगजेब के आदेश से वहाँ के कारखानों में अंग्रेज कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया और युद्ध कर रहे अंग्रेजी सिपाहियों को भी बंदी बना लिया गया। कई अंग्रेजी कारखाने ध्वस्त कर दिए गए। अंग्रेज अधिकारी जोसायह चाइल्ड ने खुद दिल्ली दरबार में जाकर औरंगजेब से क्षमा याचनाएं की। औरंगजेब ने भी सजा के तौर पर भारी कर वसूल कर उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद सन 1674 में महाराष्ट्र के मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में महाराष्ट्र को मुगलों से एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते किसी भी मुगल या बीजापुर सल्तनत के सुल्तान या बादशाह ने महाराष्ट्र पर कभी भी जीत हासिल नहीं की, क्योंकि महाराज की तलवारों के आगे किसी की मजाल ही नहीं थी कि आकर खड़ा हो जाए। भारतीय जल सेना के स्थापक भी छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने अपने महाराष्ट्र का जमकर विस्तार किया और दक्षिण को पूरा स्वतंत्र कर लिया। छत्रपति राजा राम ने आगरे में घुसकर मुगल खजाने को लूटा। छत्रपति महाराज साहू जी की मृत्यु के बाद अब मराठाओं में सबसे ऊंची उपाधि पेशवाओं की हो गई तथा पेशवा बाजीराव, जो मराठाओं के सबसे पहले पेशवा थे, उन्होंने मराठों का विस्तार करते हुए मध्य भारत पर भी विजय हासिल कर ली। पेशवा बाजीराव बल्लाळ बड़े ही वीर और बहादुर थे। मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे नष्ट करते हुए मराठे आगे बढ़े। 200 सालों से मुगलों की गुलामी कर रहे भारत ने अब जाकर चैन की सांस ली। मराठों के राज्य में भारत बहुत समृद्ध देश रहा और मराठों ने मुगलों के बनाए जजिया जैसे बेकार कानूनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पूरा भारत मुगलों से आज़ाद हो गया। उस समय दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह की हुकूमत केवल लाल किले तक ही सीमित होती थी। अब तक बेहद क्रूर और शक्तिशाली कहे जाने वाला मुगल साम्राज्य मराठों के रहम पर पड़ा हुआ था। अब तो दिल्ली पर भी मराठों की हुकूमत थी। मराठों ने न सिर्फ संपूर्ण भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि अपनी सल्तनत का विस्तार करते हुए अफगानिस्तान को भी खदेड़ दिया। मुगलों के विरुद्ध आज़ादी की इस लड़ाई में सिख जाट और राजपूत भी शामिल हुए। अवध और बंगाल के नवाब मराठों से इतने भयभीत थे कि उन्होंने स्वयं को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और मराठों के साथ हाथ मिला लिया। और एक समय मराठों ने दक्षिण के निज़ाम को भी अपने अधीन कर लिया। उस समय अब हमारा भारत उन विदेशी डकैत मुगलों के अधीन नहीं था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कायम किया हुआ हिंदवी स्वराज अब भारत में कायम था। इसी समय बक्सर के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के हाथों परास्त हो गए तथा अंग्रेजों का बंगाल पर अब कब्जा हो गया। किंतु उस समय मराठा साम्राज्य को परास्त करना एक बहुत बड़ी और नामुमकिन चुनौती थी। ये सबसे दूर तक फैला हुआ था और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड एल्बिंस्टन ने कुछ इस प्रकार लिखा है कि हिंदुस्तान का यह सबसे शक्तिशाली मराठा साम्राज्य, और ऊपर से यहाँ के लोग इतने शक्तिशाली थे, यहाँ के लोगों के पास बुद्धि और सामर्थ्य बहुत था। ये लोग हिम्मती थे, इनके पास सब कुछ था, पर ये भूल गए कि इन सब का इस्तेमाल देश की सेवा के लिए करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो समझ गया था कि इन सब का इस्तेमाल देश की सेवा के लिए करते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और यहाँ के लोग शिवाजी महाराज को भूल गए, इसलिए हमारा हिंदुस्तान पर 300 सालों तक राज कर पाना संभव हुआ। मित्रों, मेरे विचार से यह भी एक कारण था कि यहाँ के लोगों के पास एकता नहीं थी। बड़े बड़े साम्राज्य के अंदर भी आपस में संघर्ष चलते रहते थे। हमारी इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर ये फिरंगी हमें गुलाम बनाते गए। कभी राज्य सत्ता तो कभी पैसे की लालच में हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने भारत की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। पहला, दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, जिसके पहले एंग्लो मराठा वॉर में मराठा जीत गए, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में अंग्रेज जीत गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ाई की और वीर गति प्राप्त की। अंग्रेजों ने इस जीत के बाद मराठों में पेशवा की उपाधि को एकदम समाप्त कर दिया। भारत के अधिकतर इलाकों पर अंग्रेजी शासन का अधिकार हो गया। 3 जून
1818 में अंग्रेजों ने मराठों को एकदम समाप्त कर दिया, लेकिन उससे थोड़ा पहले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों ने सर उठाना शुरू किया। उस समय भारत के लोगों के पास अब कोई अच्छा लीडर नहीं था। मराठा तो हार ही चुके थे और अब टीपू सुल्तान को भी अंग्रेजों ने हराकर मैसूर पर कब्जा कर लिया। दक्षिण भारत उनका गुलाम हो गया। अब भारत के पास कोई एक ही अच्छा लीडर था, वो था दिल्ली का मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर। जफर ने पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति स्थापित की, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये भारत में हर वर्ग के लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया और लक्ष्य था उन विदेशी अंग्रेजों को भारत से भगाना। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे लोग इस क्रांति का हिस्सा हुए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और मृत्युदंड सुना दिया। ऐसे में बेगम हजरत महल ने अपनी तलवारों से अवध की रक्षा की, परंतु अंत में वीर गति प्राप्त की। अंग्रेजों की सिखों की महाराजा रणजीत सिंह से अच्छी मित्रता थी। महाराजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने उनके इलाके यानी कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया और अब केवल दिल्ली का तख्त ही अंग्रेजों के निशाने पर था। अंग्रेज दिल्ली में घुसपैठ कर गए और वहाँ के हजारों भारतीयों का कत्ल कर दिया, जिसके जवाब में जफर ने भी अंग्रेजों का खून बहवाया और दिल्ली के हुमायूं मकबरे में बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गए। जफर एक बूढ़े बादशाह थे। अंग्रेजों ने उन्हें जब पकड़ा तो उनसे एक बात कही कि बाजुओं में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। जफर उर्दू के एक महान शायर थे। उन्होंने इसी अंदाज में उस अंग्रेज को उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मित्रों, बाबर से लेकर हर एक मुगल बादशाह बड़े ही क्रूर और जालिम। केवल 3 ही मकसद थे: हिंसात्मक तरीके से भारत की संस्कृति को मिटाना, इस्लाम मजहब का भारत में प्रचार करना और भारत की संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार जमा लेना। मुगलों ने भारत के हजारों मंदिरें तोड़ डाली थी। कई बेगुनाह लोगों को धर्म न बदलने की वजह से काट डाला गया था, लेकिन बहादुर शाह जफर अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग था। वह 5000 महिलाओं को अपने हरम में कैद करने वाला अय्यास अकबर नहीं था, ना ही वो हजारों मंदिरें तोड़ने वाला और असंख्य हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला इस्लामिक कट्टर औरंगजेब था, बल्कि बहादुर शाह जफर तो हिंदुस्तान में सबकी एकता पर विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध किसी पर भी अत्याचार नहीं किए, बल्कि सबको साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। ब्रिटिश सरकार ने इस बादशाह की ये थोड़ी भी इच्छा पूरी नहीं की कि उन्हें भारत में दफन होना है। इसकी बजाय अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा में दफन कर दिया, यानी आज का म्यांमार। तो इस पूरी कहानी में हमने जाना कि कैसे हम भारतीयों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने हमारे बड़े से बड़े साम्राज्य को भी नष्ट किया। हमें आपस में ही लड़वाकर हमें कमज़ोर बनाते गए और अंत में पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। जफर की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति समाप्त हो गई। धन्यवाद, नमस्कार।